वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं, कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी नेचर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड बनेगा, किन के साथ कोवलेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे, किन के साथ मल्टी सेंटर बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया लिगेंड्स के बारे में कि कौन सा लिगेंड कितनी हेप्टिसिटी शो करता है, हेप्टिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी क्या होती है, और किन फैक्टर्स के ऊपर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम, जैसे कि आपको पता है, लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी कौन सा, अल्कली मेटल, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर भी है। तो ये सपोज किया जा सकता है कि जो लिथियम का कार्बन से बॉन्ड बनेगा मिथाइल लिथियम में, वो आयनिक करेक्टर शो करे। बट लिथियम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से, और फजान रूल क्या कहता है कि जितना कैटायन का साइज स्मॉलर होता जाएगा उतना उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी और मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो लिथियम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से इसका कार्बन से बॉन्ड आयनिक की बजाय कोवलेंट करेक्टर ज्यादा शो करता है। तो लिथियम और कार्बन का बॉन्ड बनता है कोवलेंट। और लिथियम जब एक मिथाइल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उस सिनेरियो में ये क्या करता है, ओलिगोमर बनाता है। ओलिगोमर का मतलब है कि दो से ज्यादा ऐसी ही स्पीसीज, ऐसे ही मॉलिक्यूल जुड़ के इकट्ठा एक क्लस्टर बना लें। तो अब मिथाइल लिथियम दो फॉर्म में मिलता है, एक टेट्रामेरिक फॉर्म और एक हेक्सामेरिक फॉर्म। टेट्रामेरिक फॉर्म की बात करें तो चार मिथाइल लिथियम यूनिट क्या करती हैं, जुड़ती हैं। किस तरीके से, लाइक ए क्यूबिकल मैनर। मान लिया एक क्यूब है हमारे पास, उस क्यूब के जो अल्टरनेट कॉर्नर हैं उनके ऊपर लिथियम हो और बाकी बचे हुए जो अल्टरनेट चार कॉर्नर हैं उन पे मिथाइल ग्रुप हो, चार मिथाइल और चार लिथियम। लिथियम लिथियम के बीच का अगर गैप की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 228 पिकोमीटर गैप होता है। हालांकि लिथियम और लिथियम के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड नहीं होती है लिथियम और मिथाइल ग्रुप की। अगर इसको 3D अरेंजमेंट में देखें तो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास लिथियम 1, लिथियम 2, लिथियम 3 और लिथियम 4 है। ऊपर वाला लिथियम 1 है, ये लिथियम 2, ये लिथियम 3, और यहाँ पे लिथियम 4 पर्पल, जो पर्पल कलर में है, और बाकी जो ग्रे कलर में हो क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और जो इसके अंदर टेट्राहेड्रा बन रहा है, टेट्राहेड्रा कौन सा बन रहा है, चार लिथियम को अगर कनेक्ट करके देखें तो चार लिथियम क्या बनाएंगे, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हर एक फेस कैसा होगा, ट्रायंगुलर फेस होगा। तो हर एक ट्रायंगुलर फेस के ऊपर, सपोज करो मैं इस लिथियम और इस लिथियम की बात करूं, इन तीन लिथियम से बनने वाला जो फेस है उस फेस के ऊपर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ 3D अरेंजमेंट में देखें तो कोई भी आप अगर फेस ले लेते हो, सपोज करो ये लिथियम 1, ये लिथियम 4, और बैक में जो है ये लिथियम 3। लिथियम 1, 3, 4 से जो फेस बन रहा है उस फेस के इस साइड बाहर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है जो उस फेस को ढके हुए हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है टेट्रामेरिक फॉर्म के अंदर। अगर हेक्सामेरिक फॉर्म की बात करें तो हेक्सामेरिक फॉर्म के अंदर छह मिथाइल लिथियम यूनिट जुड़ी होती हैं। छह में से ये लिथियम वन, नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और बैक साइड में अगर देखें तो पीछे लिथियम 6 है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये किसका है, हेक्सामेरिक फॉर्म का है। नेक्स्ट कंपाउंड है जीद साल्ट। जीद साल्ट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला है वो है KPtCl3C2H4, यानी पोटासियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2। 1828 के अंदर साइंटिस्ट थे एक जीज, उन्होंने एक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया जिसमें था PtCl2C2H4, यानी दो क्लोरीन लगे हुए थे प्लेटिनम के ऊपर और C2H4 यूनिट उसके साथ जुड़ी हुई थी। तब तक मेटल की इस तरीके से एल्कीन की बॉन्डिंग के बारे में
कोई नहीं जानता था। उसके 4 साल बाद इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 यानी कि K2PtCl4 इस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से इथीन गैस पास की। तो इथीन गैस पास करने पे एक येलो कलर का कंपाउंड उन्हें मिला, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था KPtCl3C2H4 यानी कि पोटाशियम ट्राइक्लोरोइथाइलिन प्लेटिनेट। उन्हीं के नाम पे इस कंपाउंड का नाम पड़ा जीद साल्ट। अब इस जीद साल्ट के अंदर क्या होगा, हम पोटाशियम को साइड रखें क्योंकि वो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है जिसके अंदर प्लेटिनम और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, वो तो जस्ट एक आयन है जो अटैच है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है कि ये बीच वाला जो एटम है ये प्लेटिनम, और ग्रीन कलर से 3 क्लोरीन शो कर रखे हैं, यानी 3 क्लोरीन, और एक जो इथीन है वो चौथा बॉन्ड बनाए हुए है प्लेटिनम के साथ। अब ध्यान देने की बात यह है कि प्लेटिनम यहाँ पे स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसके अंदर तीनों क्लोरीन, प्लेटिनम और जो इथीन मॉलिक्यूल है जो इसका कोऑर्डिनेशन कर रहा है, उस इथीन मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो उसी प्लेन में आ रहा है। अगर आप 3D में देखो तो ये कुछ इस तरीके से है कि जो इथीन मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर है, इथीन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो इथीन मॉलिक्यूल है उसका जो सेंटर है वो उसी प्लेन के अंदर है जिसके अंदर ये प्लेटिनम और तीनों क्लोरीन है। अब इस तरीके की बॉन्डिंग जिसके अंदर डायरेक्ट किसी मेटल से कोई अटैचमेंट नहीं है, एक बॉन्ड के साथ अटैचमेंट दिख रही है, तो इस अटैचमेंट के लिए दो अलग अलग थ्योरीज हैं जो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं। पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम एक एक करके दोनों थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी थ्योरी कितना इसको एक्सप्लेन कर पाती है। ये चीज और ध्यान देने की है कि जो ये जीद साल्ट है इसके अंदर इस प्लेटिनम से जो सेंट्रल पॉइंट है इस इथीन का वो तो उसी प्लेन में आ गया, और जो दोनों कार्बन हैं वो इक्वी डिस्टेंट है प्लेटिनम से, यानी अगर ये प्लेटिनम है तो पहले कार्बन से भी उतनी ही डिस्टेंस और दूसरे कार्बन से भी उतनी ही डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो प्लेटिनम है इस मॉलिक्यूल के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कैसे है +2? पोटाशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 क्लोरीन है तो -3, जो इथीन मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि चार्ज 0 इसके ऊपर, तो ऑन द होल क्या है, प्लेटिनम की +2 ही आएगी। अब प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है वो है D8। D8 किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जब तक कोई लिगेंड नहीं है तब तक D8 रहेंगे अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन जैसे ही इसके पास लिगेंड आते हैं तो आपको पता है 4D और 5D की जो मेटल्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड में भी इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जैसे ही लिगेंड इसके नजदीक आए तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाता है, यहाँ चला जाता है, और जो D8 की जो स्टेट है वो इस तरीके से रह जाती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। रह गया कौन सा, एक तो D का ऑर्बिटल रह गया, उसके बाद 6s और 6p, यानी कि 5D, 6s और 6p। 6p के अंदर कितने, 3 ऑर्बिटल। अब लिगेंड कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में कौन से होंगे, DsP2, D ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। DsP2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, और जो ये 4 लिगेंड है ये क्या करेंगे, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन 4 पोजीशन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बता देती है
कि जो इसका स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है वो किस वजह से है, इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो यूज होंगे बॉन्ड बनाने में। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है पीटी यानी प्लेटिनम के साथ किसका बॉन्ड है? इथीन का बॉन्ड है। और आपको पता है जो इथीन होती है उसको ओलिफिन भी बोल देते हैं। तो जो ये मेटल एल्कीन या फिर मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स है उन सभी के अंदर बॉन्डिंग इन्हीं के जैसे होगी। कैसे बॉन्डिंग होती है? देखो जो एल्कीन है उसके पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो पाई बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन इन दोनों कार्बन की साइड पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। अब जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है तो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होंगे वो कहाँ होंगे? इन दोनों कार्बन के बीच में। और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होंगे वो कहाँ होंगे? इन कार्बन्स के ऊपर। यानी इस पाई के बॉन्डिंग तो हो गए दोनों कार्बन के बीच में और एंटी बॉन्डिंग कार्बन के ऊपर। आपको पता है बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए होंगे क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। तो अगर बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और प्लेटिनम को बनाना है बॉन्ड। तो यहाँ से जो डोनेशन होता है लिगेंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा किससे? इस एल्कीन से। एल्कीन चाहे वो इथीन हो या प्रोपीन हो, जो भी एल्कीन लोगे उसका जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे ही बिहेव करेगा। अब एल्कीन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको? प्लेटिनम को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन प्लेटिनम D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4 ऑर्बिटल के अंदर डी के अंदर क्या रख रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहा है। और जब हमने और इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका तो जो आउटरमोस्ट शेल है वो ऑलमोस्ट फिल हो गया। अब जब इसका आउटरमोस्ट शेल फिल हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हो गए। और ये क्या करता है, जो इसके डी ऑर्बिटल है ना जिनमें पहले इलेक्ट्रॉन थे अभी बॉन्डिंग नहीं कर रहे यहाँ पे, जो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उससे अलग वाले ऑर्बिटल के थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। यानी एंटी बॉन्डिंग के साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। अब आपको पता है सिग्मा की एनर्जी सबसे कम, पाई की एनर्जी उससे ज्यादा, पाई स्टार की एनर्जी उससे ज्यादा, सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा। इस तरीके से ऑर्डर होता है एनर्जी का। अब बात हमें किसी करनी है? पाई की। देखो सिग्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मॉलिक्यूल बन रहा है तो पाई के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई स्टार के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और सिग्मा स्टार के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सबसे कम से कम एनर्जी वाला कौन सा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो पाई स्टार हो गया। तो पाई स्टार यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा? एज ए लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ल्यूमो की तरह बिहेव करेगा। अब ल्यूमो के अंदर क्या करता है? बाहर से डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन डालता है। देखो इसने क्या किया है, पहले बॉन्डिंग की थी। अब जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा? उन पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ जो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा स्टार में जाना प्रेफर करेगा कि पाई स्टार में? पाई स्टार में जाना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहिए लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल, और लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्युपाइड यानी खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? ये पाई स्टार खाली है। तो सिग्मा स्टार में ना जाके पाई स्टार में जाएगा। पाई स्टार में जाएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिग्मा स्टार में अगर जाता होता तो सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती। अब पाई वो पाई स्टार में जा रहा है तो पाई जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो ये वाली जो बॉन्डिंग है यहाँ से होने की बजाय डायरेक्ट एक बॉन्डिंग यहाँ इस कार्बन से, दूसरी बॉन्डिंग इस कार्बन से अपीयर तो होगा कि जैसे जो सेंटर है दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड का वो उस प्लेन में है। एक्चुअल में क्या है कि दोनों कार्बन से, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही कार्बन से मिनिमम डिस्टेंस एक्वायर हो, ऐसी पोजीशन में प्लेटिनम उस एल्कीन को सेट कर लेता है।
हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है फेरोसिन। फेरोसिन एक्चुअल में एक मेटलोसिन है, और आपको पता है मेटलोसिन क्या होते हैं? सैंडविच लाइक कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर जो मेटल है वो क्या होती है? सीपी रिंग्स के बीच में इनकैप्सुलेटेड होती है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो जो आयरन है वो आयरन एक ऊपर वाली सीपी रिंग और एक नीचे वाली साइक्लोपेंटाडाइनाइल यानी सीपी रिंग, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों से क्या कर रखा है? सैंडविच बना रखा है। अब जो आयरन इन दोनों के बीच में है तो इसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होगी? अगर हम इसका 3D मॉडल देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। जो ऑरेंज कलर का एटम है ये आयरन का एटम है, या को मैं आयन है एक्चुअल में, और दो क्या है? सीपी रिंग लगी हुई हैं। अब आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे? कि जो सीपी रिंग है, एक सीपी रिंग के ऊपर -1 चार्ज होता है। दो सीपी रिंग जुड़ने के बाद अगर ऑन द होल मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल हो रहा है, इसका मतलब आयरन क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसकी स्ट्रक्चर को भी दो थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखते हैं। तो फेरोसिन क्या है? Fe Cp2, जिसके अंदर आयरन क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हर एक सीपी रिंग के ऊपर क्या है? -1 चार्ज। अब आयरन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई लिगेंड नहीं है, सीपी रिंग भी ना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी कुछ ऐसे। और जैसे ही सीपी रिंग इसके नज़दीक आती है तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर कहाँ जाएंगे? D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो 1 2 3 4 5 6, छः के छः इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। बाकी जो दो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे वैकेंट, और उसके बाद 4s वैकेंट, उसके बाद 4p वैकेंट, 4s 4p, ये दो 3D के थे। D2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये? 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कितनी रिंग से? दो सीपी रिंग से। यानी एक सीपी रिंग कितनी इलेक्ट्रॉन दे रही होगी? 6 इलेक्ट्रॉन दे रही होगी। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे सीपी रिंग में? आपको पता सीपी रिंग, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पे रेडिकल नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। यानी दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, दो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के। टोटल कितना कंट्रीब्यूशन करेगी एक सीपी रिंग? 6 इलेक्ट्रॉन का, और दो सीपी रिंग 12 इलेक्ट्रॉन का। और 12 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में आएंगे? सीधी सी बात है, 6 ऑर्बिटल में आएंगे। तो 6 ऑर्बिटल कौन से हैं? इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर दो, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन। यानी 6 ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। अब देखते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जो सीपी रिंग है उसके अंदर जो कार्बन है, पांचों के पांचों कार्बन, अगर मैं एक सीपी रिंग का स्ट्रक्चर बनाऊं तो पांचों कार्बन क्या करते हैं? एक एक तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक एक बॉन्ड तो किससे है? हाइड्रोजन से है। और उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, जैसे यानी पाई बॉन्ड भी है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हर एक कार्बन कितने बॉन्ड पहले बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस टाइप के इस साइड के कार्बन के साथ, और एक इस साइड के कार्बन के साथ। हर एक के कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। यानी हर एक कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिड है। अब हर एक sp2 हाइब्रिड के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल तो उसी प्लेन में आ गए। एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो गया, दो तरफ कार्बन अटैच हो गए। बाकी का जो ऑर्बिटल रहेगा कौन सा? पी जेड। sp2 में कौन सा था? s था, px था और py था। जो पी जेड ऑर्बिटल है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और हमारा जो मॉलिक्यूल है, या फिर मैं ग्रुप कहूँ सीपी रिंग को, तो सीपी रिंग का जो पूरा प्लेन है वो कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हाइब्रिडेशन हर एक एटम में कौन सी होगी? sp2। तो पी जेड ऑर्बिटल क्या होगा? हर एक जो कार्बन है उसके प्लेन के यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यानी हर एक से
परपेंडिकुलर बना दिया। अब पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो किस तरीके से होती है कि एक साइड तो उसमें प्लस सिंबल होता है वेव फंक्शन का, एक साइड माइनस सिंबल होता है वेव फंक्शन का। अब ये तो हो गए ऑर्बिटल किसके, सीपी रिंग के। बात करें आयरन की, तो आयरन के पास कौन से ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल। 3d, 4s और 4p किस किस तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हैं इन सीपी रिंग के ऑर्बिटल्स के साथ, वही बताएगा कि इसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। अब देखते हैं इस सीपी रिंग की जो मेटल के साथ ओवरलैपिंग है वो कैसे होती है, कैसे बॉन्ड बनता है। जो सीपी रिंग है, दो सीपी रिंग के बीच में आयरन सैंडविच कर रखा है, यानी आयरन के ऑर्बिटल कहाँ कहाँ से ओवरलैप कर सकते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में और यहाँ इस डायरेक्शन में। अब जो आयरन है इसके पास ऑर्बिटल कौन से हैं, 3d के ऑर्बिटल हैं, 4s और 4p ऑर्बिटल हैं। अगर उनके जैसी सिमेट्री कहीं मैच करेगी तो ओवरलैपिंग होगी, तब तो बॉन्ड बनेगा, और अगर ऐसी सिमेट्री नहीं मिली तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब जो भी सीपी रिंग है, सीपी रिंग में आपको पता है पीजेड ऑर्बिटल जो है वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो पीजेड ऑर्बिटल होगा वो अबो द प्लेन इस रिंग के और बिलो द प्लेन, जो बिलो द प्लेन ऊपर वाली रिंग के होगा इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा, जो अबो द प्लेन नीचे वाली रिंग के होगा वो इस मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा। अगर हम सबसे नीचे वाली फिगर देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर सारे के सारे लोब एक तरफ हैं, लाइक आपकी जो सारी की सारी लोब नीचे वाले की पॉजिटिव ऊपर की तरफ हों और नेगेटिव नीचे की तरफ हों, और यहाँ भी ऊपर वाली जो रिंग है उसके लिए पॉजिटिव लोब मेटल की तरफ हों और ऊपर की तरफ नेगेटिव हों, यानी कि यहाँ ऊपर वाली रिंग से भी पॉजिटिव लोब मेटल की तरफ, नीचे वाली रिंग से भी पॉजिटिव लोब जो है मेटल की तरफ हों, तो ओवरलैपिंग होगी कौन से ऑर्बिटल से, डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल से। डी जेड स्क्वेयर के अंदर क्या होगा, यहाँ ऊपर भी लो पॉजिटिव नीचे भी लो पॉजिटिव, यानी दोनों का जो साइन है वेव फंक्शन का ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव और कुछ नहीं है, सिर्फ वेव फंक्शन का साइन है। वेव फंक्शन का साइन अगर मैच करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। और अगर वेव फंक्शन का साइन अपोजिट होता है तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो बॉन्डिंग कहाँ होती है, जहाँ ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ बॉन्ड कब बन पाएगा, अगर ऊपर वाले से सारे पॉजिटिव लोब इस साइड और नीचे वाले की पॉजिटिव लोब मेटल की साइड हो, तो यहाँ पे डी जेड स्क्वेयर क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। सपोज करो इनमें से एक रिंग तो मेटल की तरफ पॉजिटिव लोब प्रोजेक्ट कर रही है और एक लोब है नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रही है, तो एक साइड पॉजिटिव वेव फंक्शन साइन का, एक साइड नेगेटिव, और वो कौन से में होता है, पी ऑर्बिटल में। अगर मेटल का पी ऑर्बिटल होगा, अगर 4p z की मैं बात करूं, तो उस केस में इस तरीके से ओवरलैपिंग होकर यहाँ बॉन्ड बन सकता है। अब बात की जाए कि इसके 5 ऑर्बिटल की बजाय 4 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करें, लाइक अगर इसके 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, एक ऑर्बिटल एक कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए, तो एक साइड के तो इस साइड मान लिया लेफ्ट साइड के तो पॉजिटिव लोब इस तरफ लेके आ रहे हैं और राइट साइड के नेगेटिव लोब लेके आ रहे हैं, तो उस केस में नीचे वाला भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो मेटल के कौन से डी ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, जैसे यहाँ पे 3d xz या फिर 3d yz जैसी सिमेट्री बनेगी, तो तब बॉन्डिंग बन सकती है। यानी जिस तरीके से हमारा सीपी रिंग के ऑर्बिटल प्रोजेक्ट रहेंगे मेटल की तरफ, उसी सिमेट्री का अगर डी या एस या पी ऑर्बिटल मेटल के पास होगा, फिर तो बॉन्डिंग होगी, फिर तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, वरना बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं बनेगा। तो टोटल कितने ऑर्बिटल यहाँ बन रहे हैं, देखो जो सीपी रिंग है, एक सीपी रिंग उसके पास क्या है, 5 pz ऑर्बिटल हैं। दूसरी सीपी रिंग पे भी क्या है, 5 pz ऑर्बिटल हैं। टोटल कितने हैं, 10 तो pz ऑर्बिटल हो गए, और बाकी ऑर्बिटल किसके, मेटल के। और मेटल के पास कितने हो गए, एक एस का यानी 4s का, 3p के यानी 4p के, और 5d के यानी कि 3d के। तो 5 3 8 और एक 9, 9 ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन मेटल की तरफ से,
और 5 ऑर्बिटल ऊपर वाले सीपी रिंग के कंट्रीब्यूशन से, 5 ऑर्बिटल नीचे वाली सीपी रिंग के कंट्रीब्यूशन से, इस तरीके से कितने हो गए, 19 ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। यानी 19 जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनसे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन, मिथाइल लिथियम एंड जीज साल्ट का।